नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। लेकिन आज हम अपने छात्राओं की विशेष रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा कि मैडम हमें उत्पत्ति के नियम या प्रतिफल के नियम के बारे में थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। इस पर कमेंट भी एक ने डाला है, तो मैं उसी की वजह से इसको आज बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। और मैं आज आपको बता रही हूँ कि उत्पत्ति के नियम यानी प्रतिफल के नियम या पैमाने के प्रतिफल को कहते हैं, मैं ये आज आपको समझाऊंगी। देखिए, ये जो है उत्पत्ति के नियम, ये उत्पत्ति के नियम अल्पकाल में लागू होते हैं। यानी क्या होता है कि कुछ साधन तो इसमें कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, और कुछ साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, है ना। तो जो परिवर्तनशील जो साधन होते हैं, इनकी वजह से उत्पादन में वृद्धि या कमी आती है, जो भी वो कहलाती है उत्पत्ति के नियम। तो वो उत्पत्ति के नियम का क्या अर्थ है, उत्पादन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का परिणाम है। यानी उत्पादन क्या है, किसका फलन है, उत्पत्ति के साधनों का फलन है। वो हम उत्पादन फलन में पढ़ भी चुके हैं। तो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का परिणाम है। प्रमुख बात यह है कि उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। तो कैसे हैं, तो जो साधन होते हैं उनमें किस अनुपात में उनको मिलाया जाए ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हो सके, ये बात कहता है। यानी न्यूनतम उत्पत्ति के नियम के द्वारा मिलाया जाए ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उसका कारण ये है कि उत्पत्ति के साधनों का अनुपात बदलने पर उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी जब उत्पत्ति के साधन बदलेंगे तो उत्पादन का पैमाना भी बदलेगा, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा या इक्विवेलेंट यानी बराबर रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बदलने पर उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तन किस अनुपात में होगा, इसका उत्तर हमें उत्पत्ति के नियमों से मिलता है। उत्पत्ति के नियम हमें बताते हैं कि उत्पादन के साधनों की मात्रा का वस्तु के उत्पादन की मात्रा के साथ क्या संबंध है। ये जो अनुपात है ये हमें किसका बताता है, यानी किस प्रकार से हमने साधन लगाए और किस प्रकार से उत्पत्ति में क्या परिवर्तन जिनके परिणाम स्वरूप हुआ, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है उत्पत्ति के नियम। ये हमें उत्पत्ति के नियम बताता है कि हम किस अनुपात में साधनों को बढ़ाएंगे और किस अनुपात में उत्पादन हमारा बढ़ेगा। ऐसे एवं अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, तब ये कहलाता है उत्पत्ति के नियम। और उत्पत्ति के नियम के द्वारा हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। उत्पत्ति का नियम है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम, दूसरा है उत्पत्ति समता नियम और तीसरा है उत्पत्ति ह्रास नियम। इनके बारे में हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं और फिर हम आपको इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। ये कैसी होती है, यानी देखिए जैसे अनुपात में हमने ज़्यादा साधन लगाए और उत्पत्ति बढ़ी कम, तो ये कहलाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। लेकिन अगर हमने साधन जितने लगाए, यानी 10% हमने साधन लगाए और 10% यदि वृद्धि हुई उत्पत्ति में, तो ये कहलाएगा उत्पत्ति समता नियम। और यदि हमने 10% तो वृद्धि साधनों में वृद्धि की और 5% हुई उत्पत्ति में वृद्धि, तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाएगा। और इसको बढ़ती लागत का नियम भी कहते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि उत्पत्ति के नियम या रिटर्न टू स्केल कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इनको हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे फिर वही बात कहूँगी कि आप अपने नोट्स ज़रूर तैयार रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बहुत जटिल है, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके बारे में भी किसी वीडियो में मैं चर्चा करूँगी, तब मैं आपको बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं पढ़ने के बाद में, स्टैटिस्टिक्स को। लेकिन ये व्यक्ति वही पढ़ेगा, इसको आंकड़ों से प्यार होगा, गणित से प्यार होगा, क्योंकि इसमें गणित भी है। तो वो व्यक्ति इसको नहीं पढ़ेंगे जो
गणित से भागते हैं या आंकड़ों से उन्हें प्यार नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत जटिल और कठिन विषय लगेगा और वो इसको नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यदि आप इसको बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबरों से इसमें ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप इसकी पढ़ाई करके जा सकते हैं। तो मैं इसके बारे में किसी अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। अभी तो फिलहाल इतना ही कि उत्पत्ति के नियम के बारे में हम जान लें कि उत्पत्ति के नियम क्या हैं। मेरा फिर वही पुराना आपसे कहना है कि इस मैटर को आप उतार जरूर लीजिए, नोट जरूर अपने तैयार रखिए। तो देखिए, उत्पत्ति के नियम ये 3 प्रकार के हैं। पहला है उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम का मतलब होता है हमने उत्पत्ति के जो साधन है उनमें हमने करी 10% की वृद्धि और उत्पत्ति कितनी बढ़ गई, मान लो 20% बढ़ गई, तो ये कहलाएगी उत्पत्ति वृद्धि नियम। और इसको कहेंगे घटती लागत का भी इसको नियम कहेंगे। फिर है उत्पत्ति समता नियम। हमने 10% वृद्धि की उत्पत्ति के साधनों में और 10% उत्पत्ति में वृद्धि हुई, तो ये कहलाएगी उत्पत्ति समता नियम। यानी जितने हमने साधन बढ़ाए उतनी हमारी उत्पत्ति बढ़ गई या उतना ही उत्पादन बढ़ गया, तो ये कहलाएगा उत्पत्ति समता नियम। फिर है उत्पत्ति ह्रास नियम। इसे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम भी कहते हैं और इसे बढ़ती लागत का भी नियम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 10% बढ़ाई, हमने उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की और हमें उत्पादन कितना मिला, 5%, तो ये कहलाएगा उत्पत्ति ह्रास नियम। ये तो थे बिल्कुल अल्प, आपको थोड़े थोड़े उदाहरण के द्वारा मैंने इसको समझाया। अब हम विस्तार से एक एक नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्या देखेंगे पहले, उत्पत्ति वृद्धि नियम, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हम उत्पत्ति वृद्धि नियम के अर्थ को जानेंगे। उत्पत्ति वृद्धि नियम का अर्थ, फिर इसकी परिभाषाओं को देखिए। उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम हमने आपको बताया कि जैसे हम कम साधनों को बढ़ाएं, साधनों की मात्रा को, और लेकिन हमारी उत्पत्ति ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये कहलाएगी उत्पत्ति वृद्धि नियम। देखिए कैसे, उत्पत्ति वृद्धि नियम का अर्थ है कि उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था। ये कैसी है, उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाता है, त्यों तो एक बिंदु तक प्राप्त होने वाला प्रतिफल साधनों की लागत की तुलना में अधिक होता है। और ये स्थिति उत्पत्ति की तुलना में ये स्थिति उत्पत्ति के वृद्धि नियम कहलाती है। और ये उत्पादन के या उत्पत्ति के जो 3 नियम हैं उसकी पहली अवस्था होती है। यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम 3 हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये पहली अवस्था है, क्या है, उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्योंकि हम जैसे जैसे उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्शन यानी टीपी और एपी और एमपी तीनों ही बढ़ते हैं शुरुआत में। और एक बिंदु के बाद मुझे बताया ना, एक अनुकूलतम कि जब भी एक बिंदु होता है वहां तक प्राप्त होने वाला प्रतिफल जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये कहलाता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब हम इस उत्पत्ति वृद्धि नियम को एक तालिका के द्वारा समझ लेते हैं और चित्र के द्वारा भी समझ लेते हैं। तो पहले तो आप इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, अपने नोट्स तैयार रखिए, बिल्कुल भी भूलना नहीं नोट्स बनाना। और हमारे साथ आप इस नियम की व्याख्या के अंतर्गत उस तालिका को देखेंगे जो डेटाज होंगे उसमें, और दूसरा हम इसको फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। तो आइए हम इसको डेटाज के माध्यम से समझ लेते हैं। हम इसको नियम की व्याख्या के अंतर्गत हम समझ लेते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जब हम अधिकाधिक इकाइयों के प्रयोग से संगठन में सुधार होता है, हम सभी जानते हैं, और इसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण यानी कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है, औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि होने लगती है। जब हम किसी भी उत्पादन में अगर उत्पत्ति के साधनों को बढ़ाएंगे, अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या होगा, संगठन में सुधार होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पत्ति में भी वृद्धि होने लगेगी। यानी टोटल उत्पादन भी बढ़ेगा, औसत उत्पादन भी बढ़ेगा और सीमांत उत्पादन भी बढ़ने लगेगा। लेकिन
अनुकूलतम स्थिति तक तो ये बढ़ेंगे और उसके बाद उत्पत्ति ह्रास नियम इसमें लागू होने लगता है। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये कैसे निकालेंगे। देखिए पहली इकाई का प्रयोग किया तो उससे 15 का टोटल उत्पादन मिला। दूसरी इकाई का प्रयोग किया, ये श्रम की इकाइयाँ हैं, ये कुल उत्पादन है, औसत उत्पादन है और सीमांत उत्पादन, टीपी, एपी और एमपी। टीपी का मतलब होता है टोटल प्रोडक्शन, एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्शन और सीमांत का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले का प्रयोग किया तो 15, दूसरी इकाई के प्रयोग किया तो 35 और तीसरी का किया तो 65 और चौथी का किया तो 115 और पांचवी का किया तो 175। तो ये हो गया इसकी टोटल उत्पादन। अब हम औसत उत्पादन को निकाल लेते हैं। औसत उत्पादन को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा 15 ही आएगा। आएगा 15 की नहीं आएगा। जब हम इसको 2 से 35 को भाग देंगे तो आया 0.5 आएगा। और जब हम 3 से 65 को भाग देंगे तो हमारा 21.7 आएगा। और जब हम 4 से 115 को भाग देंगे तो हमारा 28.7 के लगभग आएगा। और जब हम 5 से 175 को भाग देंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं सीमांत उत्पादन। ये हमारा 15 ही आएगा। अब हम 35 में से 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 20 और हम 65 में से 35 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 30 और जब हम 115 में से 65 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 50 और जब हम 175 में से हम 115 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 60। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। इस बात को हम सीमांत उत्पादकता से समझ सकते हैं, सीमांत उत्पादन से समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 15 फिर 20 फिर 30 फिर 50 फिर 60। उत्पादन में भी यही नियम हम सीमांत उत्पादन को देखेंगे। जब उपयोगिता की बात आएगी तो तब भी हम सीमांत उपयोगिता को देखते हैं, उपभोग की बात आएगी तब भी हम सीमांत उपभोग को देखेंगे। तो इस तरीके से सीमांत, जो मजदूरी की बात आएगी तो हम सीमांत मजदूरी को देखते हैं। तो इसमें सीमांत उत्पादन को देख करके पता चलता है कि हमारा उत्पादन जो है वो उत्पत्ति वृद्धि नियम इसमें लागू हो रहा है। तो चलिए इसी जो ये डेटा यहाँ पर दिए गए हैं, जो ये हमने तालिका बनाई है, इसी के आधार पर हम एक फिगर यहाँ बना लेते हैं। फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमें बताएगा कि हम कहाँ पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो रहा है। देखिए इसमें सबसे अधिकतम हम लेते हैं और लोअर को लेते हैं। लोअर हमारा, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x है और ये है हमारा 0। तो हम यहाँ पर 20 का रख लेंगे। 20, 40, 60, 80, 100, 120, तो 40, 160 और 180। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। अब हमने पहली इकाई प्रयोग की तो 15 के बराबर हमें मिला। कितने के बराबर मिला? 15 के बराबर। तो देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे कुल उत्पादन को पहली इकाई पे। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 इकाइयाँ हैं हमारे श्रम की। तो देखिए जब पहली इकाई करी प्रयोग तो 15 के बराबर हमको मिला। 15 यूनिट मान लीजिए या 15 कुंटल मान लीजिए, 15 यूनिट के बराबर हमें उत्पादन मिला। जब हमने दूसरी इकाई यूज की तो हमें कितने के बराबर मिला? 35 के बराबर मिला। तो हम 35 के बराबर जाएंगे। जब हमने तीसरी यूज की तो हमें 65 के बराबर मिला। 65 के बराबर हो गया, यहाँ पर आएगा 65। जब हमने चौथी की तो 115 हमारा यहाँ पर आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। 115 हमारा जे आ गया। ठीक है, और हम इसको पैमाने की मदद से ऐसे हम क्रॉस करेंगे और जहाँ पर ये क्रॉस काटेगा वहीं पर हम बिंदु डाल देंगे। ठीक है, और जब हमने पांचवी यूज की तो हमें कितना मिला? 175। 175 कितना होगा? 180 के ठीक, इसके 160 और 180 के बीच में 170 और 70 के ऊपर जाएगा 75। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे तो यहाँ पे ये हमारा टीपी बिंदु आ गया। ठीक है, हम इसको बिगाड़ देंगे, इसको पेंसिल की सहायता से बनाएंगे और ये हमारा हो गया टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं और सीमांत को। सीमांत में देखिए पहले तो सभी में 15 से शुरू हुआ है। 15 15 15 है ना, सभी में 15 15 है। जब हमने दूसरी इकाई यूज की तो कितना हो गया इसमें? 20। तो हमारा 15 और 15 से हमारा 20। दूसरी इकाई में 20, तीसरी इकाई में 30। 30 यहाँ पर आएगा, आएगा नहीं आएगा तीसरी में? तो तीसरी में 30
और चौथी में कितना आया 50, 50 यहाँ पर आएगा तो 50 और फिर है 60। तो ये हमारा हो गया एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। अब हमारा क्या बचा एपी। एपी कितना है, एपी भी शुरुआत में 15 ही है, फिर कितना हुआ 17 हो गया दूसरी इकाई में, तीसरी इकाई में 21 हुआ, जरा जरा सा बढ़ रहा है, फिर 28 हुआ, फिर कितना हुआ, फिर 35 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा है एमपी, ये एपी सॉरी, ये हमारा औसत उत्पादन है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हम इस डेटाज के आधार पर हम इस चित्र को कैसे बना सकते हैं और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। कुल उत्पादन अगर हमको ज्ञात है तो कैसे हम औसत उत्पादन को निकालेंगे और कैसे हम सीमांत उत्पादन को निकालेंगे। अब हमारी आ जाती है इस उत्पत्ति के नियम में वृद्धि नियम की क्रियाशीलता के कारण। जैसे के नियम के अंतर्गत मैंने उत्पत्ति के नियम का अर्थ को जाना। देखिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे अर्थशास्त्र में महिला अर्थशास्त्री श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता के नियम के बारे में अपने तरीके से अवधारणाओं को विकसित किया और उन्होंने इसके अर्थ को बहुत अच्छे से बताया। तो मैंने आपको आज पढ़ाया उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम के अर्थ को बताया, उत्पत्ति वृद्धि नियम को तालिका के माध्यम से समझाया और चित्र के माध्यम से समझाया। तो अब हम जान लेते हैं कि इस नियम के उत्पत्ति वृद्धि नियम के क्रियाशीलता के क्या कारण है, ये क्यों क्रियाशील होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। तो पहला इसका क्या है, साधनों की अविभाज्यता। अब साधनों की अविभाज्यता क्या है, जैसे कुछ साधन ऐसे होते हैं ना जिनको हम बांट नहीं सकते, जैसे मशीन है, कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, तो इसका बंटवारा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है, इस कारण क्या होता है कि एक सीमा तक इनका एक अच्छा प्रयोग होता है, अच्छा प्रयोग होने लगता है और क्या होता है जिससे लागतें घट जाती हैं। जब अच्छा प्रयोग होगा किसी भी वस्तु का, अविभाज्यता यानी साधनों की जो अविभाज्यता है, जो साधन है इसकी से भूमि है इसको हम नहीं बांट सकते हैं, मशीन है इसको हम नहीं बांट सकते हैं, तो ये साधनों की अविभाज्यता के कारण भी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है। तो फिर क्या होता है, जैसे जब ये साधनों की अविभाज्यता के कारण क्या होता है, लागतें घट जाती हैं और उत्पादन बढ़ने लगता है और यही उत्पत्ति वृद्धि नियम कहलाता है। दूसरा है बड़े पैमाने की बचतें। जब कोई भी उत्पादन होता है बड़े पैमाने पर, छोटे पैमाने की बात नहीं हो रही, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे जब कोई भी उत्पादन होता है तो क्या होता है उसमें कि जो भी आंतरिक और बाह्य बचतें होती हैं, कुछ आंतरिक बचतें होती हैं, कुछ बाह्य बाहरी बचतें होती हैं, वो जो क्या होती है उनके कारण लागतें कम हो जाती हैं और उत्पत्ति वृद्धि नियम क्रियाशील हो जाता है। तीसरा है इसका उत्पत्ति के साधनों की उपलब्धता। अब उत्पत्ति के साधन क्या है, वही है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। अगर ये जो उत्पत्ति के जो साधन है, अगर इनकी उपलब्धता सीमित मात्रा में है तो क्या होगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ये पर्याप्त मात्रा में है और इनमें क्या होता है कि जैसे, तो क्या होगा, तो इनका प्रयोग इष्टतम प्रयोग करेंगे उत्पादक लोग, और जब इष्टतम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा कि ये कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, तब ये नियम क्रियाशील हो जाएगा। कौन सा नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम या घटती लागत का नियम इसको बोलते हैं। अगला है श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। अब श्रम विभाजन क्या है, श्रम विभाजन एक अलग चैप्टर है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। श्रम विभाजन का मतलब है कि किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करने की क्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं। देखिए श्रम विभाजन क्या है, जैसे कि एक आलपिन, छोटा सा आलपिन होता है ना, सभी लोग जानते हैं इसको। तो जब वो आलपिन होता है तो वो क्या होता है, अगर एक व्यक्ति इसको तैयार करेगा तो वो एक दिन में केवल 48 आलपिन तैयार कर पाएगा एक व्यक्ति। लेकिन अगर वही आलपिन का कार्य 18 भागों में बांट दिया जाता है, यानी 18 व्यक्ति करते हैं उस कार्य को, अलग अलग एक एक क्रिया को, तब क्या होता है, तब एक दिन में 48,000 आलपिन तैयार होते हैं। तो इस तरीके से ये कहलाता है ये श्रम विभाजन, यानी किसी भी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर करने की क्रिया को श्रम विभाजन कहते हैं। अब विशिष्टीकरण
विशिष्टीकरण क्या होता है? विशिष्टीकरण देखिए, जैसे कि कहते नहीं है, जैसे नाक में कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं भैया स्पेशलिस्ट को दिखाओ, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं स्पेशलिस्ट को दिखाओ, किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं किडनी वाले स्पेशलिस्ट को दिखाओ। कहने का जो स्पेशलिस्ट का जो इंग्लिश में स्पेशलिटी होती है वही विशिष्टीकरण होता है उद्योगों में। यानी जब कोई भी व्यक्ति एक कार्य को करता है तो करते 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 वो इतना उसमें पारंगत हो जाता है, कहते हैं कि आंख बंद करके भी कर लेता है। एक और कहावत है ना कि अगर चित्रकार है ना, वो अगर थूक भी दे तो भी चित्र बन जाता है। तो वैसे ही अगर ये विशिष्टीकरण को प्राप्त कर लेते हैं, जो काम करने वाले वहाँ होते हैं उद्योग में, श्रमिक होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो भी होते हैं, वो फिलहाल श्रमिक की श्रेणी में आते हैं। चाहे वो मानसिक श्रम हो या शारीरिक श्रम हो, जो धन प्राप्ति की आशा से किया जाता है वो श्रम के अंतर्गत आता है। तो वो श्रमिक तो वो विशिष्टीकरण को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? क्योंकि लगातार एक कार्य को करने से अपने आप उस कार्य करने की योग्यता का विकास होने लगता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि समोसा बनाने वाला कहीं समोसा सीखने जाता है लेकिन बना लेता है। सुनार का बच्चा जो आभूषण बनाता है वो भी बनाना घर में सीख लेता है। खाट बुनने वाला वो भी खाट बुनना सीख लेता है अपने पूर्वजों से या अपने माँ बाप से। तो इस तरीके से विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। अगला है अनुसंधान तथा आविष्कार। अब क्या होता है, जब अनुसंधान होते हैं किसी भी क्षेत्र में या आविष्कार होते हैं, उससे क्या होता है, उससे किसी भी उत्पादन में क्या होता है, वृद्धि लागू होने लगती है, यानी वृद्धि शुरू हो जाती है होना। तो क्या होता है, तब ये उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू हो जाता है। इसी प्रकार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के बारे में तो ये तो थे नियम के क्रियाशीलता के कारण। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उत्पत्ति समता नियम के बारे में। यानी उत्पत्ति के 3 नियम होते हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। इसका मैं विस्तार से मैंने बताया है, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से मैं इसको अलग अलग तालिका के द्वारा और फिगर के द्वारा यानी डेटास के द्वारा और डायग्राम के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, और साथ में फिर वही हमारी पुरानी एक रिक्वेस्ट कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।